हेलो एवरीबॉडी। हमने लास्ट क्लास के अंदर सॉल्यूशन को बात की थी और सॉल्यूशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन में दो पार्ट आते हैं। एक तो सॉल्यूट की बात करते हैं, हम बात करते हैं सॉल्वेंट की बात करते हैं। जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको तो हम कहेंगे सॉल्यूट और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट कहेंगे। या फिर हम जनरली कह सकते हैं जिसको घोला जाता है उसको तो हम कहेंगे सॉल्यूट और जिसके अंदर घोला जाता है उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। ठीक है। और हमने जो बात की थी ये ट्रू सॉल्यूशन की बात की थी, जो किस टाइप का होता है, होमोजीनियस टाइप का होता है, समांगी टाइप का होता है। ठीक है। अब देखो ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है, या हम बोल सकते हैं होमोजीनियस का मतलब क्या है कि ऐसा जब आपको सॉल्यूट जिस हम सॉल्वेंट के अंदर जब डाल रहे हैं वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए। ठीक है। और जब कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस टाइप का सॉल्यूशन कहेंगे, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। फिर हमने जो बात की थी इसके टर्म्स की बात की थी, कंसंट्रेशन टर्म्स की, और मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स को दो पार्ट में लेके चला था। एक तो टर्म्स ऐसी होती है जिनके अंदर वॉल्यूम आता है और एक टर्म्स ऐसी होती है जिनके अंदर मास आता है। ठीक है। और जब जिसके अंदर वॉल्यूम आता है तो याद रखा ये किसके द्वारा इफेक्ट करेगी, तो ये टेम्परेचर के द्वारा इफेक्ट होती है, और जिसके अंदर मास आता है वो टेम्परेचर के द्वारा इफेक्ट नहीं होती। फिर हमने जो बात की थी कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, तो कंसंट्रेशन का मतलब है कि आपने जो सोल्यूट है उस सोल्यूट को आपने जैसे सॉल्यूशन के अंदर आपने मिलाते 1 लीटर विलियन के अंदर, तो हमने कितना सोल्यूट मिलाया उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन कहेंगे। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब 1 kg विलाय के अंदर हमने कितना सोल्यूट घोला है उसको भी हम क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन कह सकते हैं। ठीक है। फिर हमने बात की थी यहाँ पे जिसके अंदर वॉल्यूम आता है उसके कंसंट्रेशन के अंदर कौन कौन आता है, जैसे अपने W/V की बात करते हैं, V/V की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं मोलरिटी की बात करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी नॉर्मलिटी की बात की थी, हमने फॉर्मुलेटी की बात की थी। इसी टाइप से हम जब जिसके अंदर मास आता है तो उसके अंदर हमने बात की थी मोल फ्रैक्शन की बात की थी, मोल भिन्न की हमने बात की थी। उसके साथ साथ हमने मोलिलिटी की हम बात करेंगे, मोललता कहेंगे उसको। ठीक है। या फिर हम जो बात करेंगे ppm की बात करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं। ठीक है। या फिर परसेंटेज W/W की हम बात करते हैं। तो ये क्या होता है, इनके अंदर मास आता है तो ये किस पे डिपेंड नहीं करेगी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। फिर यहाँ पे हमने जो बात की थी वो क्या होता है कि जहाँ पे हमने नॉर्मलता और मोलरता के बीच में रिलेशन देखा था कि नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता इंटू एन फैक्टर हम बात करते हैं, और एन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं उसकी भी हमने चर्चा की थी। अब देखो इसी पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में यह है कि जैसे 122 ग्राम बेंजोइक एसिड, 122 ग्राम बेंजोइक एसिड डिजोल्व in benzene and prepare 1 liter of solution, prepare 1 liter of solution। ठीक है। find out molarity and formality। ठीक है। ये क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि हमने क्या किया, 122 ग्राम बेंजोइक एसिड लिया और उस बेंजोइक एसिड को हमने किसके अंदर डाल दिया, उसको डाल दिया बेंजीन के अंदर। ठीक है। और बेंजीन के अंदर डालने के बाद में हमारे पास जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो कितना, 1 लीटर का सॉल्यूशन तैयार होता है। तो इसके लिए हमको मोलरिटी निकालना है और इसी के लिए हमको क्या निकालना है, फॉर्मेलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता निकालनी है। ठीक है। तो हम पहले जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, मोलरिटी की बात करते हैं। ठीक है। और मोलरिटी को हम कहते हैं मोलरता। क्या कहेंगे, मोलरता कहते हैं। और इस मोलरता को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M से। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, हमने बात की कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट विले के मोल बाई, ठीक है, विले के मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का आयतन, ये हमारे पास में फॉर्मूला था। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोल्यूट कौन है, पहले तो ये देखो हमने क्या किया, 122 ग्राम बेंजोइक एसिड को हम डिजोल्व किसके अंदर करें, बेंजीन के अंदर। तो घोल किसको रहे, बेंजोइक एसिड को, तो ये तो कहलाएगा सोल्यूट। और डिजोल्व किसके अंदर कर रहे हैं हम, बेंजीन के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। ठीक है। तो हमारे पास में देखो मोल्स हमको निकालने, पहले तो हम कैसे मोल निकालते हैं,
नंबर ऑफ मोल, ठीक है, ऑफ सोल्यूट, विलेय के मोल कैसे निकालते हैं, तो ये हमने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो निकालने का तरीका क्या था, वो था कि वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट विलेय का भार बट्टे, ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट विलेय का अणुभार, ये हमारे पास में फॉर्मूला था, ठीक है। अब देखो विलेय का भार कितना दिया आपको, 122 ग्राम दे दिया, ठीक है, ठीक है। अणुभार कितना है, हम बात करते हैं बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड होता क्या है, C6H5COH, इसको हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड कहेंगे। तो देखो कार्बन का 1 का 12 है तो 6 का कितना गया, 72। हाइड्रोजन की बात करते हैं, 1 का 1 है तो 5 के लिए 5, ठीक है। फिर से कार्बन के लिए 12, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए 1 के लिए 16 है तो 2 के लिए कितना, 32 प्लस में 1, इन सबको हम ऐड कर देते तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, मोलर मास निकल के आता है। कितना आ रहा है, देखो 72 5 77, 77 12 कितने हो गए, 89 89 90 90 32 कितने हो गए, 122, कितने हो गए, 122। तो हमारे पास में मोलर मास कितना आ गया, 122, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 122, ठीक है, ये पुट किया। अब देखो मोलर मास क्या होता है, ग्राम पर मोल, क्या होता है, ग्राम पर मोल हो गया। यहाँ से 122 से 122 कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो हमारे पास में नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 1, कितना आ गया, 1 मोल आ जाता है, किसका, हमारे पास में बेंजोइक एसिड का। अब देखो ये 1 मोल आया, ठीक है, इस 1 मोल को हमको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। हमारे पास में विलेय के मोल आ गए 1, ठीक है। फिर देखो विलयन का आयतन हमको कितना गिवन है, 1 लीटर गिवन है, कितना है, 1 लीटर, तो हमारे पास में यहाँ पे आयतन किस में हो गया, 1 लीटर में, ठीक है। हमको यहाँ पे 1 लीटर है क्योंकि हमने जहाँ पे बात की थी यदि लीटर में पुट करना है तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते ऊपर वाले को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो जब हमको कब मल्टीप्लाई करना है, जब हमको यहाँ पे क्या दिया, ml में दिए, तो उस ml को क्या करना, आपको लीटर में चेंज कर सकते हो, और लीटर में आप चेंज करोगे तो 1000 किधर की तरफ चला जाता है, ऊपर की तरफ। लेकिन हमको ऑलरेडी यहाँ पे 1 लीटर दे रखा है तो हम इसको यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में इसकी मोलरिटी कितनी आ गई, 1 आ जाती, क्या आ गई, 1, ठीक है। तो हमारे पास में हमने फाइंड आउट क्या की, हमने फाइंड आउट किया मोलरिटी, क्या की, मोलरिटी। लेकिन अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमको क्या बोला है, फॉर्मेलिटी बोला है, क्या क्या है, फॉर्मेलिटी, ठीक है। अब फॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने एक यहाँ पे रिलेशन भी बताया था कि फॉर्मेलिटी अपॉन में क्या होता है, मोलरिटी बराबर में हमने लिखा था आई, जिसको हम कहते हैं वॉन टॉप पूर्णांक कहते हैं। तो आप डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। हमने एक रिलेशन देखा था फॉर्मेलिटी अपॉन में मोलरिटी, बराबर में हमने क्या लिखा था, आई, और इस आई को कहते हैं हम वॉन टॉप गुणांक, क्या कहेंगे, वॉन टॉप गुणांक। और वॉन टॉप गुणांक आई बराबर हमने लिखा था एम थ्योरेटिकल बट्टे एम ऑब्जर्व्ड, मतलब सैद्धांतिक अणुभार बट्टे प्रेक्षित अणुभार। इससे आप क्या निकाल सकते हो, आई की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और आई की वैल्यू निकालने के बाद में हमने मोलरिटी यहाँ पे निकाल ली, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो मैं पहले इसको आपको डिटेल से लेके चलता हूँ, फिर हम इस फॉर्मूले की अप्लाई करेंगे। तो हम इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट किया, मोलरिटी कैलकुलेट किया। अब हमको कैलकुलेट करना है फॉर्मेलिटी, ठीक है। और फॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी ओर देख लेते हैं। देखो फॉर्मेलिटी इक्वल क्या होता है, जिसको हम कहते हैं फॉर्मलता, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, ठीक है। हमने बात की थी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट विलेय के मोल बट्टे, ठीक है। हमने बात की थी एफएम, जिसका मतलब है फॉर्मूला मोलर मास, ये था मोलर मास, ठीक है, इनटू वी, जो आयतन सॉल्यूशन का वो किस में था, लीटर के अंदर। ये हमारे पास में फॉर्मूला था, ठीक है। सॉरी, इसको मोलर मास की यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ये था हमारे पास में फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल
ऑफ सॉल्यूट विले के मोल इक्वल हम क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट विले का भार बट्टे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे यूज करना है फॉर्मूला मास, यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट विले के मोल बट्टे विलियन का आयतन, ये हमारे पास में फॉर्मूला, ठीक है। अब विले के मोल कैसे निकालते हैं, तो निकालने का तरीका है कि विले का भार बट्टे फॉर्मूला मास सूत्र भार, ठीक है। ये हमारे पास में फॉर्मूला था, ये हमको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। और पुट करने के बाद में हम निकाल सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट बट्टे फॉर्मूला मास इनटू विलियन का आयतन, ठीक है। ये विलियन का आयतन हमने किस में लेके चला है, हमने लीटर में लिया, किस में, लीटर में। और यदि हमको यहाँ पे ml में दे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, किसे, 1000 से। अब आपको देखो क्या चेंज है इसमें, ठीक है। वेट की बात करें तो वेट हमारे पास में कितना है, 122 ग्राम, कितना गिवन है, 122 ग्राम है, ठीक है, सोल्यूट का। लेकिन यहाँ पे देखो फॉर्मूले मास की हम बात करते हैं, मैंने आपको क्या किया था, लास्ट क्लास के अंदर बोला गया था कि यहाँ पे हम जब मोलरिटी निकालते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, थ्योरेटिकल मोलर मास लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मेलिटी निकालते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास में ये फॉर्मूला मास आता है, ये मास क्या आता है, ऑब्जर्वर टाइप का होता है, प्रक्षित टाइप का होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो आप जैसे इस बेंजोइक एसिड को आप इस बेंजीन के अंदर डालोगे, जैसे हम बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डालते हैं, ये क्या कर लेता है कि डाइमर बना लेता है, क्या बना लेते हैं, डाइमर। डाइमर का मतलब है ये दो यूनिट आपस में जुड़कर क्या बना लेते, एक यूनिट बना ली। कितनी यूनिट बनी, एक यूनिट बनी, ठीक है। तो हमने क्या किया था, पहले जो यहाँ पे मोलर मास निकाला था वो 120 आ रहा था, ठीक है, वो हमारे 122 आ रहा था, 122 आ रहा था, वो हमारे पास में क्या था, वो हमारे पास में थ्योरेटिकल था, क्या था, थ्योरेटिकल। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे आप इस एसिड को किस में डालते हैं, बेंजीन में डालते हैं, ये डाइमर बन के क्या बना रहा है, एक यूनिट बना रही है, क्या बना रही है, एक यूनिट, मतलब दो से कितनी यूनिट बन गई, एक बन गई। तो यहाँ पे जो इसका जो मोलर मास है, ये मोलर मास यहाँ पे क्या हो जाता है, डबल हो जाएगा, क्या होगा, डबल। और जैसे डबल होगा तो अब कितना जाएगा, हमारे पास में 244 आ गया, कितना गया, 244 आ जाए, कितना हो गया, 244। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास में कहलाएगा फॉर्मूला मास, क्या कहलाएगा, फॉर्मूला मास। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, एम ऑब्जर्व कहा है, क्या कहा है, एम ऑब्जर्व, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जैसे जिस भी एसिड को आप बेंजीन के अंदर डालते हो तो वो डाइमर के रूप में बनता है। डाइमर का मतलब दो यूनिट आपस में मिलकर कितनी यूनिट बना लेती है, एक यूनिट बना लेती है, वो हमारे पास में क्या होगी, डाइमर होगी, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ पे निकाला था, इसका जो थ्योरेटिकल था वो तो कितना था, जैसे 120 था, हमको बेंजोइक एसिड का निकालना है, C6H5COH है इसका। अब एक यूनिट तो ऐसी है, इसी के साथ साथ दूसरी एन यूनिट और जुड़ जाती है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का एक साथ निकालना है, दोनों यूनिट एक यूनिट बना ली, ठीक है। अब इसका कितना था, जैसे यहाँ पे ये 72, उसके बाद 5 77, 77 12 कितने हो गए, 89, 89 90 90 32 कितने हो गए, 122 था, ठीक है। 122 इसका 122 इसका दोनों मिलकर कितने हो गए, 244, कितने हो गए, 244। तो हमारे पास में यहाँ पे जो फॉर्मूला मास आएगा वो कितना आएगा, 244। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, डाइमर बना लेता है, क्या बनाएगा, डाइमर, ठीक है। अब देखो यदि हम इस बेंजोइक एसिड को हमने क्या किया, यदि वाटर में डालते हैं C6H5COH को, यदि हम वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो ये बनाता है C6H5CO प्लस में H पॉजिटिव, ये बनाएगा। और यदि हम इस बेंजोइक एसिड को हमने किस में डाला है, बेंजीन में डाला है, ठीक है, तो यहाँ पे दो यूनिट क्या बनाती है, यहाँ पे डाइमर बनाएगी, क्या बनाएगी, डाइमर बनाती है, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखें, जिस भी एसिड को आपने बेंजीन में डाला वो किसके रूप में बनेगा, डाइमर बनेगा। अब देखो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 122 है, वेट ऑफ सॉल्यूट 122। अब यहाँ पे फॉर्मूला मास कितना है हमारे पास में, 244, कितना है, 244, ठीक है। इसको इससे कट किया, कितना गया, 1/2, कितना गया, 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास में मोल कितने आ गए, 1/2, कितने आ गए, 1/2 मोल। अब इसको पुट करना है, ठीक है, हमको इसको पुट करना है फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी इक्वल 1/2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल कितने आ गए हमारे पास में, 1/2। विलियन का आयतन कितना है, 1, तो हमारे पास में जो फॉर्मेलिटी आती है वो कितनी आती है, फॉर्मेलिटी 1/2
2 आ जाती है। ठीक है, हम इसको जैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब मैंने लास्ट क्लास के अंदर कहा था कि फॉर्मेलिटी मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है, उस पर हमने बात की थी। जैसे फॉर्मेलिटी अपॉन में मोलरिटी बराबर हमने लिखा था एम थ्योरेटिकल बटे एम ऑब्जर्व, यही लिखा था। एफ बराबर हम लिख सकते हैं एम थ्योरेटिकल बटे एम ऑब्जर्व इनटू मोलरिटी। ठीक है, अब देखो एम थ्योरेटिकल कितना था हमारे पास में 122, एम ऑब्जर्व का मतलब है कितना आ गया 244, क्योंकि डाइमर बना रहे, और हमारे पास में मोलरिटी कितनी आ रही थी 1 आ रही थी। कितनी थी 1। अब इसको कट कर दो 1/2 सॉरी 142 से 244 कितने गया 1/2, तो हमारे पास में कितनी आ गई फॉर्मेलिटी 1/2। कितनी आ गई फॉर्मेलिटी 1/2। जो फॉर्मलता आ गई वो कितनी आ गई 1/2। फॉर्मेलिटी कितनी आ गई हमारे पास में 1/2। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरेटिकल का मतलब क्या है, थ्योरेटिकल मोलर मास का मतलब क्या है, और ऑब्जर्व मोलर मास का मतलब क्या है। ऑब्जर्व का मतलब क्या है, जैसे आप जिस भी एसिड को आप बेंजीन में डालते हो क्या करता है डाइमर बना लेता है। तो हमको क्या लेना है यहाँ पे 2 यूनिट का क्या लेके चलना है मोलर मास लेके चलना है एक साथ। ठीक है, और यदि हम थ्योरेटिकल की बात करते हैं तो जो इसका एक्चुअल में जो मोलर मास है आपको उसी को क्या करना है लेके चलना है। ठीक है, तो हमने बात की थी मोलरिटी की, और हमने बात किसकी की फॉर्मेलिटी की बात की थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारी टर्म्स की तरफ। हमारी जो बाकी टर्म्स थी वो टर्म्स ऐसी थी जिनके अंदर क्या आता है मास आता है, और जब मास आएगा तो ऐसी टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, उन पे चर्चा और कर लेते हैं। उनमें हमारा पहला एग्जाम था परसेंटेज W/W, ये था हमारा। ठीक है, और मैंने कहा था कि ये W किसको रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट को, और जो नीचे वाला है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूशन को, विलेन को। किसको करेगा विलेन को। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, परसेंटेज इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं 100 से। किससे करें 100 से। ठीक है, हमने यहाँ पे जो सॉल्यूट की बात की ये भी ग्राम में, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें तो ये भी किस में है ग्राम के अंदर। फिर हमने बात की थी कि या तो आपको सॉल्यूशन का यहाँ पे वेट दिया होगा, ठीक है, या फिर मैंने वॉल्यूम के टर्म्स के अंदर भी कहा था या तो आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया होगा, यदि आपको नहीं दिया तो आपको कितना मानना है 100 मानना है। कितना मान सकते हो पे 100 मान सकते हो। तो हमने जो किसकी बात की परसेंटेज W/W की बात की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन जिसको हम क्या कहेंगे मोल भिन्न कहेंगे। ठीक है, और मोल भिन्न कैसे निकालते हैं उसकी भी हम बात करते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास में ऐसे कोई बीकर है। ठीक है, इस बीकर के अंदर हमने ऐसे जैसे सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो एक है हमारे पास में जिसके मोल है N1। कितने मोल है N1। ठीक है, इसी टाइप से दूसरा हमारे पास में, ठीक है, उसके मोल है जैसे NB। जैसे इसको हम मोल कितने लेते हैं Na ले लेते हैं, दूसरे का मोल हम कितने ले लेते हैं NB ले लेते हैं। ठीक है, तो यदि हमको यहाँ पे निकालना तो टोटल मोल कितने हो गए N टोटल बराबर Na प्लस में NB लिख सकते हैं कुल मोल। ठीक है, कुल मोल का मतलब है हमने यहाँ पे Na के मोल और NB के दोनों के मोल को हमने जोड़ दिया तो हमारे पास में क्या गए टोटल मोल आ गए। ठीक है, अब हमको यदि इस Na का मतलब एक सॉल्यूशन का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना तो हम कैसे निकालेंगे कि Na के मोल मतलब जिस भी मोल है उसके मोल रखो, उसको आप डिवाइड कर दो टोटल मोल से। किससे डिवाइड कर देते हैं टोटल मोल से, तो हमारे पास में मोल फ्रैक्शन आ जाती है एक की। किसकी आ गई एक की। इसी टाइप से हमको यदि बी की मोल फ्रैक्शन निकालनी तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे बी के मोल कितने हैं NB, उसको आप टोटल से डिवाइड कर दो Na प्लस में NB लिख सकते हैं टोटल, यही तो है। ठीक है, तो ये हमारे पास में मोल फ्रैक्शन किसकी आ जाती है बी की। किसकी आ गई बी की। हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं अक्स A Na अपॉन में Na प्लस में NB यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन किसकी है ए की, ये मोल फ्रैक्शन किसकी है बी की। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ दें। ठीक है, तो याद रखा अक्स A प्लस में अक्स B दोनों की मोल फ्रैक्शन है उसका एडिशन हमेशा कितना आएगा
एक आएगा, कितना आएगा? एक। तो यदि हमको एक मोल फ्रैक्शन आ गई तो इसका मतलब हम दूसरी मोल फ्रैक्शन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि यदि आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें सॉल्यूशन के अंदर सपोज करो हमको जो कंपोनेंट है, जैसे ए है, दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास में बी, ठीक है। यदि एक के मोल हमारे पास में एन ए है, बी के मोल हमारे पास में कितने हैं? जैसे एन बी है, कितने हो गए? एन बी। तो हम दोनों को हम क्या कर दे? एडिशन कर देंगे, और जैसे एडिशन करेंगे हमारे पास में क्या आ जाती है? टोटल मोल आ जाएंगे, कुल मोल आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कुल मोल आ जाते हैं, तो हमको जैसे मोल फ्रैक्शन एक की निकालने, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास में एन ए, मतलब इससे एक के मोल, उस एक के मोल को आप डिवाइड कर देना टोटल मोल से, ठीक है। तो हमारे पास में मोल फ्रैक्शन किसकी आ गई? एक की। इसी टाइप से हमको बी के मोल फ्रैक्शन निकालनी है, बी के मोल मेल निकालने, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास में जो बी के मोल है उसको आप डिवाइड कर देना किससे? टोटल मोल से। तो हमारे पास में मोल फ्रैक्शन किसकी आ गई? बी की आ गई। फिर हम यदि इनका एडिशन करते हैं, एक्स ए और एक्स बी को दोनों को जोड़ देते हैं, तो याद रखा हमेशा जो मोल फ्रैक्शन आएगी उन दोनों का एडिशन कितना आएगा? एक आएगा। कितना है? एक। यदि 3 कंपोनेंट है तो भी उसका एडिशन कितना आएगा? एक। यदि 4 कंपोनेंट है उसका एडिशन कितना आएगा? एक आएगा। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू होती है हमेशा टोटल कितनी आएगी? 1 आएगी। कितनी आएगी? 1। अब आपको एक पता है तो आप दूसरी की यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। कैसे? कि जैसे हमको यहाँ पे x की पता है, तो आपको x b की निकालनी है, तो आपको क्या करना है? 1 माइनस से x a कर देना है। इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो? मोल भी निकाल सकते हो। तो हमने बात की थी परसेंटेज W/W की, हमने बात की थी मोल फ्रैक्शन की। हम तीसरी जो बात करते हैं वो है हमारे पास में मोलिलिटी। क्या है? मोलिलिटी, जिसको हम कहते हैं मोलरता। थर्ड हमारे पास में मोलिलिटी, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है, और इसको हम कहेंगे मोललता, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि 1 लीटर, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आएगा, यहाँ पे मास आएगा। 1 kg विलायक में, 1 kg विलायक में उपस्थित, और 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या वो क्या कहलाती है? मोलिलिटी कहलाती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंस इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg विलायक में कितने मोल प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे? मोलिलिटी कहेंगे, मोललता कहेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है? kg आ रहा है, और किसका? सॉल्वेंट का, विलाय का। हम यहाँ पे कौन सा टर्म यूज करें? विलाय का, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? स्मॉल m बराबर विलय के मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल बटे विलायक का भार लिख सकते हैं। और विलायक का भार हमारे पास में यहाँ पे क्या है? केजी में लेके चल रहे हैं। यदि हमको यहाँ पे ग्राम में दे रखा तो उसका मतलब ऊपर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से, ठीक है। अब विलय के मोल निकालने का तरीका मैंने बताया था कि विलय के भार बटे विलय का अणुभार, ठीक है, इंटू विलायक का भार, और हम ये भार किस में बात कर रहे हैं? केजी में। भार का मतलब वेट से, ठीक है, मास से, ठीक है। उसके बाद में हम, यदि हमको केजी यहाँ पे नहीं दे रखा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? विलय के भार को हम जैसे W1 लिख दें, यहाँ पे विलय का अणुभार को जैसे मैंने m लिख दिया, विलायक का भार को जैसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया W2 से। और यदि आपको ये ग्राम में दिया, आपको क्या लिखोगे? W1 बट्टे m, W2 ग्राम्स, और आपको ऊपर क्या लिख देना है? 1000। इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो? मोललता निकाल सकते हो, ठीक है। फिर हम जो लास्ट जो टर्म है उसकी ओर हम बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये हमने जो बात की थी, ये किसकी बात की है? मोललता की बात की है।
उसके बाद की टर्म है हमारे पास में ppm, जिसको क्या कहते हैं, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, और पार्ट्स पर मिलियन का मतलब हमको यहाँ पे पावर कितनी है, 10 की पावर 6 से हम बात करेंगे। ठीक है, तो ppm को कैसे लिखेंगे, ppm इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का भार बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का भार, इनटू 10 की पावर 6। ये हमारे पास में क्या कहलाएगी, ppm कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ppm। एक और टर्म आती है ppb, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, और ये आती है 10 की पावर 9, यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको भी सेम लिख देते हैं, ppb इक्वल में वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का भार बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का भार, इनटू 10 की पावर आपको कितना रखना है, 9 रखना है। तो ये क्या कहलाती है, ppb कहलाती है, पार्ट्स पर बिलियन कहलाती है। तो हमने यहाँ पे बात की थी, जब बात की इसकी करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, तो ये तो कहलाती है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। और यदि हम बात करें वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9, तो वो क्या कहलाती है, ppb कहलाती है, पार्ट्स पर बिलियन कहलाती है। ठीक है, अब हम इनको क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, इसको कैसे हम इसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, क्वेश्चन, ए मिलीमोलर solution of HCl plus H2, a millimolar solution of HCl plus H2 is prepared find out नॉर्मेलिटी, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको मिलीमोलर दे रखा है। मोलर का मतलब आपको याद रखना है क्या चीज़ दे रखी है, मोलर का मतलब है हमको मोलरता दे रखी है। क्या दे रखी है, मोलरता दे रखी है। हमको यहाँ पे सॉल्यूशन है HCl प्लस में H2। ठीक है, और उसके लिए हमको क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी की निकालना है, नॉर्मलता निकालना। ठीक है, तो हमने देखो लास्ट क्लास के अंदर आपको देखना है कि हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि नॉर्मेलिटी इक्वल नॉर्मलता बराबर मोलरिटी, मोलरता इनटू एन फैक्टर, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू एन फैक्टर, हमने ये रिलेशन निकाला था लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, कि हमने क्या लिखा था, नॉर्मलता एन बराबर मोलरता एम और एन फैक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब देखो क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, हमको नॉर्मलता निकालनी है, हमको मिलीमोलर दे रखा है। आपको देखो ये टर्म्स पढ़ने आने चाहिए। ठीक है, मिलीमोलर का मतलब क्या है, देखो आपको मैं टर्म लिखा देता हूँ। यदि आपसे जब भी मोलर की बात की जाए, ठीक है, ओनली आपको क्वेश्चन में मोलर दिया जाए, इसका मतलब उसकी मोलरिटी कितनी है, 1। ठीक है, मोलर का मतलब 1m, क्योंकि मोलरिटी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। यदि आपसे डेसीमोलर बोला जाए, डेसीमोलर, तो इसका मतलब वहाँ पे कितना है, 10 की पावर माइनस 1m। ठीक है, यदि हम बात करें सेंटीमोलर की, ठीक है, सेंटीमोलर का मतलब कितना होगा, 10 की पावर माइनस 2m। ये टर्म्स आपको पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, इसी टाइप से आपसे पूछा जाए कि मिलीमोलर, तो मिलीमोलर का मतलब कितना है, 10 की पावर माइनस 3m। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए सेमीमोलर, किसकी बात करूँ मैं, सेमीमोलर, तो सेमी का मतलब है m/2, कितना है, m/2। ये दोनों टर्म याद रखना है। यहाँ पे सेंटी है, सेंटी का मतलब 10 के पावर माइनस 2। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, सेमी, सेमी का मतलब है m/2। ठीक है, फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पेंटीमोलर, ठीक है, पेंटीमोलर का मतलब है m/5, कितनी होगी, m/5।
ठीक है। यदि आपसे बोल दिया जाए कि पेंटामोलर, ठीक है, इसका मतलब है 5m, कितनी होगी 5m। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डेकामोलर, ठीक है, और डेकामोलर का मतलब है 10m, क्या कहलाएगी 10m कहलाएगी। तो आप ये टर्म्स नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोलर का मतलब है 1m, उसके बाद डेसीमोलर का मतलब 10 के पावर -1m, सेंटीमोलर का मतलब 10 के पावर -2m, यदि मिली का मतलब 10 के पावर -3m, यदि उसके बाद सेमी की बात की जाए तो m/2, यदि इसके बाद पेंटी की बात की जाए तो m/5, यदि पेंटा की बात की जाए तो 5m, यदि हम डेका की बात करें तो कितना आएगा 10m। अब क्वेश्चन को निकाल सकते हो। हमारे पास देखो नॉर्मलिटी हमको निकालना है, मोलरिटी हमको कितना क्वेश्चन में बोला है मिली मोलर। मिली मोलर का मतलब हमारे पास में कितना है 10 के पावर -3, मोलरिटी तो कितनी आएगी 10 के पावर -3 इंटू एन फैक्टर। अब देखो एन फैक्टर कैसे निकालना है, मैंने लास्ट क्लास के अंदर काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। एन फैक्टर हम एसिड के केस में निकालते तो आपको H पॉजिटिव देखना है, कितने H पॉजिटिव दे सकता है। यदि हम बात करते हैं बेस के रिगार्डिंग, तो बेस में आपको देखना है कितने OH नेगेटिव दे सकता है। हम बात करते हैं सोल्ट में, तो सोल्ट में आपको देखना है कि कितना कैटाइन है या फिर कितना एनाइन है, उन टोटल चार्ज आपको देखना है, ठीक है। कैटाइन का देखना है या फिर आपको एनाइन किसी एक का देखना है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कि इसके रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बाद ऑक्सीडाइज एजेंट, तो वहाँ पे आपको देखना है कि वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना चेंज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में परिवर्तन कितना है, उस परिवर्तन को देखना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास में एन फैक्टर, यहाँ पे HCl की बात करें, HCl को हमने किस में डाला है H2 में, कितना H पॉजिटिव देगा, एक H पॉजिटिव देता है, कितना है एक H पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना आ गया 1, तो 10 के पावर -3 m इंटू एन फैक्टर कितना आ गया 1, तो हमारे पास में कितना आ गया 10 के पावर -3 वैल्यू आएगी, और ये हमको क्या कहलाएगी नॉर्मलिटी कहलाती है। क्या कहलाएगी नॉर्मलिटी कहलाती है। इस टाइप से हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये टर्म्स नोट करनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जैसे हम और क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप से एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ICAR एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का 10% विलियन, ग्लूकोज का 10% विलियन जिसका घनत्व है, जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व है 1.2 ग्राम पर ml है, 1.2 ग्राम पर ml है, तो इसकी मोलरिटी, मोलरता, ठीक है, उसके साथ साथ मोललता, ठीक है, तथा मोल भिन्न ज्ञात करो, मोल फ्रैक्शन ज्ञात करो, तीन टर्म्स आपको पूछ रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है उसको हमको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। देखो ग्लूकोज का, ऐसे लिखो ग्लूकोज का द्रव्यमान का, ग्लूकोज का द्रव्यमान का 10%, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ग्लूकोज के द्रव्यमान का 10% विलियन, ठीक है, जिसका घनत्व कितना है 1.2 ग्राम पर ml है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास में विलियन है, ठीक है। हमने विलियन को कितना माना है, जैसे विलियन हमारे पास में 100% है, कितना है 100% है। अब 100 में ग्लूकोज के कितनी है, देखो ग्लूकोज हम यही तो लिखते हैं, द्रव्यमान का मतलब हम परसेंटेज W/W लेते हैं, कितना परसेंटेज W/W, ठीक है। हमारे पास में 100% का मतलब है विलियन तो 100% है, लेकिन उसमें कितना है 10% ग्लूकोज है, 10% क्या है ग्लूकोज, ठीक है। तो हमारे पास में ग्लूकोज तो आ गया 10 ग्राम, कितना आ गया 10 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद देखो, अब देखो 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो हम यहाँ पे विलियन को मान लेते हैं, सपोज करो 100 ग्राम, कितना माना हमने 100 ग्राम माना है, ठीक है। तो हमारे पास में विलाय क्या गया,
ठीक है। तो विलायक तभी तो आएगा जब विलेय प्लस में विलायक दोनों को हम जोड़ देते तो हमारे पास में क्या बना, विलयन बन रहा है। ठीक है, मतलब विलयन का 10% तो कौन है, ग्लूकोज है। ठीक है, जैसे विलयन को हमने 100% माना, उस 100% में से 10% तो हमारे पास पे क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो बाकी जो 90% बच गया वो क्या बच गया, सॉल्वेंट बचा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्लूकोज का जो मास है वो मास कितना है, जैसे 10 ग्राम है। ठीक है, तो इसका मतलब विलयन कितना है, 100 ग्राम। अब विलायक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 10 कर देते हैं, और जैसे 100 माइनस 10 किया तो हमारे पास में कितना गया, 90 ग्राम। ये हमारे पास में क्या गया, विलायक का द्रव्यमान। ये विलायक है, ये विलयन है, ये हमारे पास में ग्लूकोज का है, सोल्यूट का। ठीक है, फिर हमको देखो यहाँ पे टर्म क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, अब देखो विलयन उसका डेंसिटी है। ठीक है, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बट्टे वॉल्यूम। क्या होता है, मास बट्टे वॉल्यूम, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब ये डेंसिटी यदि सॉल्यूशन की है तो हमारे पास में ये जो मास है ये भी किसका है, सॉल्यूशन का। ये हमारे पास वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम भी किसका है, सॉल्यूशन का। ठीक है, हमको यहाँ पे डेंसिटी दे दी लेकिन हमको मास भी, लेकिन हमारे पास में वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, इस वॉल्यूम को निकाल लेते हैं, कैसे, V इक्वल में m/d लिख दूं, इसी डेंसिटी को दे ले क्या क्या, ठीक है, वॉल्यूम को दे ले क्या क्या। अब मास कितना है सॉल्यूशन का, हमारे पास में 100 ग्राम। ठीक है, डेंसिटी हमको कितनी दी है क्वेश्चन में, 1.2, कितनी दे दी, 1.2। तो हमारे पास में तैयार क्या हो गया, हमारे पास में तैयार हो गया वॉल्यूम। क्या हो गया, तैयार वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हमको किस में दे रखा है, ग्राम पर एमएल। क्या हो गया, ग्राम पर एमएल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, एमएल चला गया ऊपर, तो हमारे पास में ये जो वॉल्यूम आता है वॉल्यूम किस में आएगा, एमएल के अंदर। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, अब निकालो। ठीक है, हमके पास में पहले क्या है, मोलरता, और मोलरता के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया, क्या था, W विलेय का भार, विलेय का भार बट्टा अणुभार, किसका, विलेय का भार बट्टा विलेय का अणुभार, इनटू विलयन का आयतन, किसमें, ml में, ऊपर हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 1000 से। विलेय का भार कितना है हमारे पास में, देखो ग्लूकोज है, कितना है, 10 ग्राम, हमने यहाँ पे W को रख दिया 10 ग्राम। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज है तो यहाँ पे विलेय का अणुभार कितना है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, यही है। तो 12 × 72, 72 96, ठीक है, और 12 कितने आएगी, 180। हमारे पास में कितना गया, विलेय का अणुभार आ गया 180। अब देखो विलयन का आयतन, ये रहा हमारे पास में, P बराबर m/d, 100/1/2, सॉरी 100/1.2, 100/1.2, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, 100 × 1.2, और 1.2 चला गया ऊपर। ठीक है, इंटू 1000 कर देते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ से ये दो बिंदु, एक बिंदु ये कैंसिल। ठीक है, ऊपर कितना बचा, 12/18, तो कितना आ गया हमारे पास में, 6/9, 2/3, कितना गया, 2/3। ठीक है, और 2/3 का मतलब कितना गया, 0.66, कितनी होगी, 0.6। तो हमारे पास में ये यहाँ पे क्या जाती है, मोलरिटी आ जाती है। क्या होगी, मोलरिटी, मोलरता की। तो आपको जो डेंसिटी दिया है, घनत्व दिया है, उससे आप कैसे वॉल्यूम निकाल सकते हो है वो हमने चर्चा की। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको मोललता बोलिए। तो मोललता हम कैसे निकालते हैं, m बराबर विलेय का भार, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, ठीक है, इंटू कर देते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास में क्या था, W2, जो क्या कहलाता है, विलायक का द्रव्यमान, इंटू ऊपर अपन किससे कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास में विलायक का जो द्रव्यमान है वो किस में है, ग्राम्स में है। ठीक है, अब देखो W1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, हमने कैलकुलेट किया 10। ठीक है, उसके बाद देखो m हमारे पास में क्या है, अणुभार विलेय का, और विलेय कौन है यहाँ पे, ग्लूकोज, कितना हो गया, 180। उसके बाद देखो W2 हमारे पास में कौन है, विलायक, और विलायक का कितना है, 90। ठीक है, ऊपर हमने कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई। उसके बाद देखो ये दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, ऊपर कितना बच गया, 100, उसमें 18 × 9। आप इसको सोल्व करना, हमारे पास में क्या आ जाती है, मोलरिटी आ गई। क्या आ गई, मोलरिटी। तो हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया, मोलरता को कैलकुलेट किया। उसी के साथ साथ हमने बात की किसकी, मोललता की बात की थी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मोल भिन्न की। किसकी बात करते हैं, मोल भिन्न कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी चर्चा और कर लेते हैं।
अब देखो मोल बिन कैलकुलेट करने का मैंने आपको बोला था, आपको जो कंपोनेंट दिया है उस कंपोनेंट को आपको मोल से निकालो पहले, ठीक है। हमारे पास में क्या है, जैसे ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज का वेट कितना है हमारे पास में, देखो इसके मोल निकाले थे ग्लूकोज के, मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। कितने हैं हमारे पास में, वेट तो है 10 और इसका मोलर वेट कितना, सॉरी मोलर मास कितना है 180, तो इसका कितना गया 1/18। ये तो हमारे पास है ये मोल किसके, ग्लूकोज के। अब देखो ग्लूकोज को हमने डिजोल्व किया किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे निकाल लेते हैं मोल ऑफ H2O, ठीक है। हमारे पास देखो विलायक कितना दे रखा है यहाँ पे, वेट 90, वेट 90, ठीक है, बट्टे, और मोलर मास कितना होता है 18, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसके आ गए, H2O के मोल आ गए हमारे पास। अब देखो हमको मोल भी निकालना, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अक्स लिख दूँ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं कि मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट विले के मोल बट्टे मोल ऑफ सॉल्यूशन विलेन के मोल, ऐसे तो निकालेंगे दोनों का रेशियो, ठीक है। तो याद रखना मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं आती, दोनों का रेशियो है मोल मोल, ठीक है। अब देखो सोल्यूट को ना हमारे पास में ग्लूकोज कितना है 10/180, ठीक है। उसके साथ साथ अब सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, दो होते हैं, सोल्यूट भी होगा और सोल्यूट के साथ साथ हमको क्या है सॉल्वेंट भी है, टोटल मोल्स होंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सोल्यूट का कितना है 10/180, उसके बाद सॉल्वेंट का कितना है हमारे पास में 90/18। इनको आप इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, मोल बिन कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कि मोल बिन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास में ऐसे कैलकुलेट किया मोलरता को, मोललता को, और हमने किसको कैलकुलेट किया, मोल बिन को कैलकुलेट किया, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप खुद उनसे प्रैक्टिस करना, उसके आंसर निकालना, और आंसर निकालने के बाद में आपको कमेंट बॉक्स के अंदर सेंड करना है। क्वेश्चन ये है Al2SO4 का होल थ्राइस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। इसका D इज इक्वल टू 1.253 ग्राम पर ml, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट डेंसिटी इसका दे रखा है का द्रव्यमान, ठीक है। विलयन के द्रव्यमान का, विलयन के द्रव्यमान का 22% सॉल्ट है, लवण है, 22% क्या है सोल्ट लवण। मतलब हमारे पास में जैसे विलयन का मास 100 ग्राम है, तो उस 100 ग्राम के अंदर से हमारे पास में 22 ग्राम क्या है एल्यूमिनियम सल्फेट है। और इसका हमारे पास में जो विलयन का जो डेंसिटी दे रखा है वो कितना है 1.253 आपको डेंसिटी दे रखा है। तो आपको कैलकुलेट करना है, क्या है, फर्स्ट मोलरिटी, मोलरता कैलकुलेट करनी है, ठीक है। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है मोलिलिटी, मोलिलिटी को कैलकुलेट करना है। थर्ड आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता को कैलकुलेट करना है। फोर्थ आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन, मोल बिन को आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको ये चारों टर्म्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जब हमारे पास टाइप क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा है, एल्यूमिनियम सल्फेट हमारे पास में सोल्ट है, ठीक है। उसके बाद विलयन का जो मास हमारे पास जैसे 100 मान लेते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया, ठीक है, 100 ग्राम्स मान लेते हैं। और इस 100 ग्राम्स के अंदर जो 22 ग्राम्स है, परसेंटेज का मतलब 22 ग्राम, 100 ग्राम विलयन के अंदर हमारे पास में 22 ग्राम क्या है एल्यूमिनियम सल्फेट है। ये जो डेंसिटी दे रखी है किसको दे रखी है, विलयन का घनत्व दे रखा है। तो इस आधार पर आपको मोलरिटी निकालनी है, उसके बाद में मोलिलिटी निकालनी है, उसके बाद नॉर्मलिटी निकालनी है, उसके साथ साथ आपको उनको क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल भिन्न निकालना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे देता हूँ आपको, ठीक है, कि 10% NaOH प्लस H2, 10% NaOH प्लस में H2, ठीक है, के विलयन में
केविलियन का घनत्व है 1.5 ग्राम पर सीसी है। कितना है? 1.5 ग्राम पर सीसी है। तो मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी कैपिटल एम, मोलिलिटी स्मॉल एम, और तथा मोल फ्रैक्शन अक्स, मोल बिना आपको कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? मोलरिटी मोलता, उसके साथ साथ आपको कैलकुलेट करना है किसको? मोलिलिटी को, मोललता को, उसके साथ साथ मोल फ्रैक्शन, मोल बिना आपको क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन के अंदर आपको सेम वही डाटा बोला है कि 100 ग्राम हमारे पास में क्या है? विलियन, ठीक है। तो विलियन तो कितना हो गया? हमने 100 ग्राम लिया, परसेंटेज की बात करें, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें 10 ग्राम क्या है? तो 10 ग्राम है हमारे पास में NaOH। क्या हो गया? NaOH, क्योंकि देखो यहाँ पे NaOH प्लस में H2 मिलकर क्या बना रहे? सॉल्यूशन बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 ग्राम हमने मान लिया टोटल, ठीक है। उसके बाद 10 ग्राम हमारे पास में कौन है? NaOH है, ठीक है। हमारे पास में विलियन का जो घनत्व है वो घनत्व D बराबर कितना दे रखा है हमको? 1.5 ग्राम पर सीसी दे रखा है। कितना है? 1.5 ग्राम पर सीसी दे रखा है। अब देखो सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब है, और ये रिलेशन मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे आप वॉल्यूम का एक दूसरे का इंटरचेंज आप कर सकते हो, इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो आपको स्टार्टिंग के जो वीडियो है मोल कॉन्सेप्ट का वो आपको देखना चाहिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि 1 सीसी बराबर ये होगा 1 लीटर के बराबर। किसके बराबर है? 1 लीटर के बराबर। तो सीसी की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 लीटर पुट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे विलियन का 100 ग्राम, विलय का हमारे पास में कितना है? 10 ग्राम। तो हमको विलायक का निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे कि सॉल्यूशन माइनस में आपको क्या कर देना है? सॉल्वेंट कर देना है। तो 100 माइनस 10 किया तो हमारे पास में क्या गया? 90 ग्राम, और 90 ग्राम किसका गया? H2 का, ठीक है। फिर हमारे पास देखो हम यहाँ पे जब भी हम चाहिए यहाँ पे मोलरिटी निकालोगे तो हम इस डेंसिटी से हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकाल लेते हैं। कैसे? D बराबर M/V। डी का वैल्यू आपको दिया है, ठीक है। एम का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 100, ठीक है, क्योंकि हमने बात किसकी करी है? सॉल्यूशन की। वी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो? मोलरिटी निकाल सकते हो, ठीक है। मोलिलिटी की बात कीजिए तो आपको मोलिलिटी के अंदर भी वेट गिवन है। उसके बाद देखो मोलर मास है, तो मोलर मास आपको NaOH का रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो विलायक है सोल्यूट तो सोलवेंट है हमारे पास में कौन है? H2, उसका कितना गया? 90 ग्राम्स। तो आप इससे क्या निकाल सकते हो? मोलिलिटी निकाल सकते हो। फिर हमारे पास में मोल फ्रैक्शन की बात करें तो आप मोल फ्रैक्शन भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। एक की मोल फ्रैक्शन आप निकाल लेते हो, जैसे NaOH की निकाल लेते हो, और उसके बाद में आपको क्या करना है? उसको एक में से माइनस कर देना, तो हमारे पास में किसकी आ जाती है? सॉल्वेंट की आ जाती है। तो इस टाइप से हमने टर्म्स की बात की थी। हमने जो कंसंट्रेशन की जो टर्म्स है वो उसके अंदर हमने मोलिलिटी की बात की थी, मोलरिटी की बात की थी, फॉर्मुलिटी की बात की थी, मोल फ्रैक्शन की बात की थी, PPB की बात की थी, हमने PPM की बात की थी। उसके बाद में परसेंटेज वैल्यू जो से परसेंटेज W/V की बात की थी, परसेंटेज W/W की बात की थी, हमने परसेंटेज V/V की बात की थी। ये टर्म्स हमने डिस्कस किए थे। आप इनके क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस, इन फॉर्मूले पे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके साथ साथ हम जो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को लेके करेंगे, ठीक है, कि आप इस सॉल्यूशन को आप कितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। तो हम वहाँ पे 9 टाइप्स के सॉल्यूशन को हम पढ़ेंगे, जहाँ से जैसे हम सॉल्यूशन को उसकी फेज़ के आधार पे, किसके आधार पे डिवाइड करेंगे? उसकी अवस्था के आधार पे डिवाइड करेंगे। तो 9 टाइप के सॉल्यूशन हम बनते हैं। जब हमने सॉल्यूड और लिक्विड और गैस, तो आपको यहाँ पर एक को हम क्या करते हैं? सॉल्वेंट मान लेते हैं। फिर सॉलिड को हम सॉलिड में मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड को हम उसके अंदर लिक्विड में मिक्स कर सकते हैं, इसी टाइप से सॉलिड को हम गैस में मिक्स कर सकते हैं। फिर वहाँ पे देखो लिक्विड को आप सॉलिड में लिख सकते हो, लिक्विड को आपको गैस में, लिक्विड को लिक्विड में भी हो सकता है। फिर हमको गैस के अंदर, गैस को सॉलिड में, गैस को लिक्विड में, तो गैस को हम गैस के अंदर। तो इस टाइप के 9 टाइप के जो सॉल्यूशन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आप इन पर अच्छे से प्रैक्टिस करो। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो ICR के अंदर वो काफ़ी क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। उसके बाद देखो इससे पहले मैं आपको एक रिलेशन वो लेके चलूँगा कि जो मोल फ्रैक्शन है और मोल फ्रैक्शन के साथ साथ जो हम बात करेंगे मोलरिटी, उसके बाद में मोलिलिटी, इनके बीच में जो रिलेशन है उन रिलेशन को मैं आपको एक बार लिखवा दूंगा कि आप कैसे, आपको मोलरिटी दी है तो उस मोलरिटी से आप कैसे उसको मोलिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आपको मोलिलिटी दी है तो उस मोलिलिटी से आप कैसे उसको मोलरिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोलिलिटी और मोलरिटी के अंदर क्या रिलेशन है। तो इनकी बात करेंगे हमें नेक्स्ट क्लास के अंदर।
तब तक के लिए सबको अलविदा। और आप अच्छे से प्रिपरेशन करो ICAR पे। ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम आप प्रैक्टिस पेपर है, शॉर्ट सेट है, उसको आप अच्छे से ज़्यादा सोल्व करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि इसी टाइम पे आपको जितना प्रैक्टिस होगा उतनी आपको कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इस टाइम जो 4-5 दिन का जो टाइम बचा है, इस टाइम के अंदर आपको जो न्यू क्लासेस, जो आपके न्यू टॉपिक्स हैं, उसको आप एक बार अवॉइड करो। क्योंकि न्यू टॉपिक्स यदि आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आपको मतलब डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि वो ऐसा लगता है कि मैंने ये प्रिपेयर नहीं किया, ये प्रिपेयर नहीं किया। तो उसको आप एक बार थोड़ा सा अवॉइड करो। तो आपको जेट का जो ICAR का पेपर है उसके लिए आपको जो मैं यही बोलूँगा, जो आपकी जो प्रीवियस ईयर के पेपर सेट हैं उनको अच्छे से सॉल्व करो। उसके अलावा यदि आपको ICAR के अंदर जो एग्ज़ाम्स के अंदर जो भी यदि आपको पेपर रिलेशन जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे अपने इंस्टीट्यूट की जो लिंक है उससे आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। मैं जितना मेरे से पॉसिबिलिटी होगी उतना मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। और बाकी प्रिपरेशन अच्छे से रखो। अपने जो डिप्रेशन अच्छे माइंड से आपको एग्ज़ाम्स देना है, ठीक है। और आप जैसे ये लेके चलते हो कि कभी को एडमिट कार्ड आया नहीं आया, इस चीज़ को आप अवॉइड करो। देखो आप जितना यदि आप इस चीज़ पे जाओगे तो उतना आपका टाइम वेस्ट होगा। इस टाइम आपको टाइम वेस्ट के बजाय आपको स्टडी पे प्रिपरेशन करनी है। यदि एग्ज़ाम होना है तो वो होगा ही, ठीक है। आपको उस पर आप एडमिट कार्ड वगैरह पे इस पर आप इतना ध्यान मत दो। आपको स्पेशली अपने जो एम है, जो आपको अच्छी रैंक बनानी है, उस पर आप फ़िलहाल फोकस करो, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।